नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, बार्क, NPCIL, सेल, DRDO, इसरो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे कि पंजाब PCL की जो भर्ती है और बिहार में जो आ चुकी भर्ती है, इन सारी भर्तियों के लिए आपका ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा। फार्मूला आपका होता है, जो कि यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट, यहाँ पर दूरी दी गई है जो कि 1 सेंटीमीटर दूरी, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दो प्लेटों के बीच विभवांतर दिया गया है। फार्मूला आपका होता है E = V/I, जो कि V = 10 यहाँ पर फार्मूले पर रखेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि E = 1000 न्यूटन प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न होगा। जैसा कि निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है? सही उत्तर विद्युत क्षेत्र जो है एक वेक्टर राशि होती है। जैसे कि यदि किसी स्थान पर स्थित किसी स्थिर आवेशित कण पर बल अनुभव होता है, यह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह समय के साथ परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश डैश से बड़ी होती है। सही उत्तर 1 से बड़ी होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है, और साथ ही वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता का मान इकाई होता है। अगला प्रश्न, 4 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य किया गया, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? फार्मूला आपका दिया गया है, V = W/Q होता है, जैसे कि यहाँ पर Q बराबर 4 कूलम आवेश दिया गया है और आपका यहाँ पर W बराबर 40 जूल दिया गया है। फार्मूले पर मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 10 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? चलिए, जैसा कि यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि फार्मूले पर मान रखना है, और यहाँ पर प्रत्येक कूलम आवेश, यानी यहाँ पर यह आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 दिया गया है। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर ऊर्जा बराबर यानी W बराबर VQ होता है। यहाँ पर गुणा कर देंगे, आपका यहाँ पर 9.6 × 10⁻19 जूल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि मैं आपको बता दूं, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? सही उत्तर आपका है, जो कि बाहरी थ्रेड के जांच के लिए हम करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जो कि थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी थ्रेड की जांच के लिए किया जाता है, जबकि बाह्य चूड़ियों को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग को जाब पर नट की भांति चढ़ाया जाता है। यदि यह ठीक से चढ़ जाता है तो थ्रेड ढीली नहीं रहती है, तो यह माना जाता है कि थ्रेड ठीक है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न, ऐंठने के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। सही उत्तर, जो कि सैमुआ या सांभर लेदर से साफ कर लेना चाहिए। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐंठने के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को मुलायम लाइनन का कपड़ा या साबर लेदर द्वारा साफ कर लेना चाहिए। गेजों को परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग कहा जाता है। स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने
जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए रिंगिंग प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा मापक सतहों के मध्य वायु अंतराल रह जाने से गेज की साइज अधिक बन जाती है। अगला प्रश्न, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें क्या माप है? सही उत्तर 2.88 इसकी माप है। माइक्रोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि परिपथ के सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर नियॉन टेस्टर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं यहाँ पर परिपथ की कंटिन्यूटी परीक्षण के लिए नियॉन टेस्टर यानी ओम मीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध यानी मेगा ओम या मापन तथा वोल्ट मीटर मेगर का जो कार्य है उच्च प्रतिरोध मापने के लिए, और यहाँ पर वोल्ट मीटर का जो कार्य है वोल्टेज का मापन करना होता है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो कि टेस्टर दिया गया फेज टेस्टर, जो कि इस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? सही उत्तर जैसे कि यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ काट के आकार पर निर्भर नहीं करता है, जबकि इसके क्षेत्रफल निर्भर करता है, जो कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, पदार्थ पर करता है, लंबाई पर करता है। फार्मूला यहाँ पर जो कि मैं आपको बताता हूँ, R बराबर रो L अपान A होता है इस प्रकार का। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति को परिभाषित करते हैं। P बराबर W अपान क्यू होता है, यानी समय बटे यानी W अपान क्यू यानी कार्य बटे, यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि कार्य बटे समय, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, शक्ति मतलब किया गया कार्य बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है, या तो आप न्यूटन इंटू मीटर अपान सेकंड बोल सकते हैं। फार्मूला आपका होता है जो कि P बराबर VI और P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है, और यहाँ पर आप P बराबर I स्क्वायर R भी बोल सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपके होते हैं, जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर धारा दी गई, वोल्टेज दिया गया, तो हमें शक्ति निकालना तो ये वाला लगाएंगे, और रेजिस्टेंस दिया गया, वोल्टेज दिया गया, हमें शक्ति निकालनी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस प्रकार जहाँ पर हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वेव फॉर्म के चरम मान का RMS मान से अनुपात क्या है? सही उत्तर जो कि क्रेस्ट फैक्टर होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेव फॉर्म के चरम मान का RMS मान के साथ अनुपात को क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। ज्या वेग के लिए इसका मान लगभग 1.4 होता है। अगला प्रश्न, AC के RMS और औसत मूल्य के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर जो कि फॉर्म फैक्टर कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि AC के RMS मूल्य और औसत मूल्य के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसका मान साइन वेव के लिए 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर का उपयोग अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की EMF ज्ञात करने में किया जाता है, जो कि फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू होती है। अगला प्रश्न, एक स्क्वायर वेव जनरेटर की ड्यूटी साइकिल होती है। सही उत्तर जो कि आपका हो जाएगा ड्यूटी साइकिल बराबर एवरेज वैल्यू बटे पीक वैल्यू होता है। औसत मान एवं उच्चतम मान के अनुपात को किसी भी स्क्वायर वेव जनरेटर की ड्यूटी साइकिल से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि निम्न में से कौन सा प्राचलन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित नहीं है? सही उत्तर तरंग उत्कर्ष कल्टीवेशन ऑफ वेव ये आपका संबंधित नहीं है, जबकि आपका रूट मीन स्क्वायर ये संबंधित है, यानी वर्ग माध्य मूल्यमान, और फॉर्म फैक्टर संबंधित होता है, पीक टू पीक वैल्यू ये सभी संबंधित होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि दिए गए विकल्पों में तरंग उत्कर्ष यानी कल्टीवेशन ऑफ वेव का संबंध प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ से नहीं है, जबकि बाकी सभी प्रत्यावर्ती परिपथ की मुख्य शब्दावली या दूसरे शब्दों में प्रत्यावर्ती धारा का प्रभाव का मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा को प्रभावी मान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न,
डेड डैश का ज्ञान आरएमएस मान को अंकगणितीय माध्य मान से खोजने में सक्षम करेगा। सही उत्तर फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर वास्तव में वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान का अनुपात होता है। एक ज्या तरंग हेतु यह मान 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर सही रूप में एक ज्या तरंग का प्रभावी मान कहलाता है, जिसके अनुरूप ही संचरण, वितरण तथा पारेषण आदि क्रियाओं में प्रयुक्त मात्राओं को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं जो कि केबलों में शीत का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। केबल में शीत का प्रयोग केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। शीत शीशा एल्यूमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ नहीं है होना चाहिए। सही उत्तर जो कि उच्च जल अवशोषण इसका उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसा कि एक अच्छा अचालक पदार्थ के पास उच्च जल अवशोषण गुण नहीं होना चाहिए। अच्छे अचालक पदार्थों के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। अचालक पदार्थ नमी एवं जल से अप्रभावित रहना चाहिए। सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻12 ओम इंटू सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, केबलों की इंटरशीथ ग्राइंडिंग में डेड डैश परावैद्युत उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि सजाती का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं जो कि केबलों की इंटरशीथ ग्राइंडिंग में सजाती यानी होमोजीनियस परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। केबल ग्राइंडिंग के इस विधि में सजाती वैद्युत को केबल के कोर तथा विभिन्न इंटरशीथ के बीच रखा जाता है, जिससे केबल पर एक समान विभव प्रवणता प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, अभ्रक यानी माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है। सही उत्तर विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो ठोस विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं कांच, पोर्सलिन, अभ्रक, कागज, रबर, एस्बेस्टॉस, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन इत्यादि होते हैं। द्रव में आपको बता दूं द्रव विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं ब्रोमीन, ट्रांसफार्मर ऑयल, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर ऑयल, अशुद्ध जल इत्यादि होते हैं। और देखते हैं गैस विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन गैसें, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन आदि होते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे गर्म किया जाता है वैसे वैसे उसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या होता है। सही उत्तर घटता है। पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं जो कि चुंबकीय पदार्थों को जैसे जैसे गर्म करते हैं उसका चुंबकीय सामर्थ्य घटता रहता है। यदि गर्म के अलावा चुंबक को घसीटा या पीटा जाए तो चुंबकीय सामर्थ्य में कमी आती है। साथ ही चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं जिस पर चुंबकीय फ्लक्स का गमन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है जिससे कि प्रतिक्षण 10⁸ बल रेखाएं मैक्सवेल निकलती हैं। अगला प्रश्न, लव चुंबकीय वस्तुओं के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया में उनके भौतिक आयाम परिवर्तित हो जाते हैं। सही उत्तर चुंबकीय विरूपण कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं लव चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के कारण उसमें भौतिक आयाम परिवर्तित को चुंबकीय विरूपण कहते हैं। साथ ही चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर में व्यक्त की जाती है एवं प्रयोग के आधार पर चुंबक को स्थायी तथा अस्थायी चुंबकों में वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रकृति में प्रथम प्राप्त चुंबक को लोड स्टोन कहा जाता है जिसका प्रयोग मैग्नीशियम नामक स्थान पर नाविकों द्वारा दिशा सूचक के रूप में किया गया। अगला प्रश्न, प्रकृति में प्राप्त चुंबक जाना जाता है। सही उत्तर चुंबक पत्थर के रूप में जाना जाता है। प्रकृति में सर्वप्रथम प्राप्त चुंबक लोड स्टोन था जो लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व मैग्नीशियम नगर में एक खनिज के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग वास्तव में वहां के नाविकों ने दिशा सूचक यंत्र के रूप में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, बिजली के उपकरणों, स्पीकर, ईयरफोन आदि के लिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर इंडक्शन विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडक्शन विधि यानी प्रेरण विधि। इस विधि में लोहे की कोर के आसपास सुपर एनेमल तांबे की तार द्वारा पोल चार्जर बनाने के लिए लपेट दी जाती है
वह जिस क्षण को चुंबक बनाना हो उस चार्जर की वो कोर पर रख देते हैं। इस विधि में किसी भी प्रकार का चुंबक बनाया जा सकता है। अतः इस विधि का उपयोग स्पीकर, ईयरफोन आदि के लिए स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में डेड डैश अवरोधन यानी रिटेंटिविटी और निग्राहिता यानी कोवर्सिटी होनी चाहिए। सही उत्तर जो कि आपकी रिटेंटिविटी उच्च होनी चाहिए और निग्राहिता यानी कोवर्सिटी भी उच्च होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए अवरोधन व निग्राहिता उच्च होनी चाहिए और स्थायी चुंबक हेतु हिस्टैरिसीस लूप क्षेत्रफल अधिक होता है। अगला प्रश्न, आपका दिया गया है, डेड डैश तारों में संयुक्त को एक स्थायी प्रकृति दी जा सकती है। सही उत्तर टकाई यानी सोल्डर द्वारा इसकी प्रकृति दी जा सकती है। सोल्डरिंग द्वारा तारों के संयुक्त को एक स्थायी प्रकृति दी जा सकती है। धातु के दो या दो से अधिक भागों को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत का प्रवाह का यह मार्ग डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर सीरीज संयोजन कहा जाता है, यानी श्रृंखला संयोजन होता है। पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि दिया गया है इस प्रकार, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत का प्रवाह सीरीज संयोजन यानी श्रृंखला संयोजन कहा जाता है। सीरीज यानी श्रृंखला संयोजन के धारा का मान एक समान होता है तथा वोल्टेज का पतन होता है। जैसा कि सीरीज में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य इस प्रकार देख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका फार्मूला होता है। समांतर में अगर आपको मैं बताऊं तो समांतर में जैसे कि आर टोटल रेजिस्टेंस बराबर यहाँ पर आपका 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3, इस प्रकार आपका फार्मूला होता है। चलिए, ये इस प्रकार आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टांका सोल्डर यानी सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य डेड डैश है। सही उत्तर जो कि तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना इसका कार्य होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टांका लगाने का मुख्य उद्देश्य तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना होता है और मृदु टांका हेतु लेड तथा टिन का संयोजन होता है। सोल्डरिंग दो प्रकार की होती हैं, जो कि मृदु सोल्डरिंग और कठोर सोल्डरिंग होती है। मृदु सोल्डरिंग में आपका 400 डिग्री सेल्सियस जो कि, और कठोर सोल्डरिंग में आपका यहाँ पर 600 डिग्री से सेल्सियस इसमें तापमान होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर आपका है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, तांबे के तार में टर्मिनल लूप बनाने के लिए निम्न में से कौन से पकड़ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि दिए गए विकल्पों में तांबे में तारों के टर्मिनल लूप बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया औजार जो है यह आपका कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर निर्माण टैप है। सही उत्तर स्पाइरल फ्लूटेड टैप होता है। दिए गए विकल्पों में स्पाइरल फ्लूटेड टेप सबसे कमजोर टेप है। इस टेप में फ्लूटेड स्ट्रेट न होकर स्पाइरल होते हैं। इसका उपयोग होल में टेपिंग के उद्देश्य हेतु पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक डेड डैश छेनी में कितनी तिरछी धार होती है और इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले यानी मोर्टार को साफ करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका जो कि संयुक्त छेनी होती है। एक संयुक्त छेनी में एक तिरछी धार होती है। इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले यानी मोर्टार को साफ करने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, निम्न में से छेनी सी किस प्रकार की छेनी है यहाँ पर आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर आपका छिद्रण छेनी है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि डेड डैश छेनी का उपयोग कीवे खांचे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। सही उत्तर क्रॉस कट कीवे का छेनी का प्रयोग हम करते हैं।
देखते हैं यहाँ पर जो कि इस प्रकार है। क्रॉस कट चीजल का कैप चीजल भी कहते हैं। इसका उपयोग कीवे, चौरस नालियाँ एवं स्लॉट बनाने में किया जाता है। इस चीजल की लंबाई 100 mm से लेकर 400 mm, कटिंग कोण जो होता है इसका 60 डिग्री, फोर्जिंग कोण जो होता है 30 डिग्री होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक आदर्श परिपथ विच्छेदक को प्रदान करनी चाहिए। क्या प्रदान करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से आपको देना चाहेंगे, जो कि इस प्रकार है। एक आदर्श परिपथ विच्छेदक को क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा प्रदान करना चाहिए। परिपथ वियोजक एक वैद्युत स्विच है जो वैद्युत परिपथ में धारा में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब परिपथ ओवरलोड या शॉर्ट हो जाए, अतः यह परिपथ नष्ट होने से बचाता है। अगला प्रश्न। ईएलसीबी का पूरा नाम पूछा है, जो कि इसका जो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ईएलसीबी का जो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ईएलसीबी एक सुरक्षा युक्ति होती है। इसके द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं है। और धात्विक खोल युक्त वैद्युत उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में यदि सजीव चालक यानी लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। और आगे चलते हैं, जैसे कि ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ईएलसीबी कहलाती है। यह युक्ति रिले की भांति धारा अथवा वोल्टेज चालित प्रकार की होती है। उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक कर देती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। सही उत्तर फ्यूज। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि विभिन्न डाइलेक्ट्रिक की परतों का उपयोग करके परावैद्युत प्रतिबल में एक रूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। सही उत्तर कैपेसिटिंग ग्राइंडिंग कहलाती है। कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग हेतु केबल में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग का प्रयोग में ली जाती है, जबकि इंटरशीथ ग्राइंडिंग हेतु केबल में समान डाइलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग प्रयोग की जाती है। चलिए, जैसा कि केबल सामान्यतः डेड डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। सही उत्तर परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर केबल में समानता परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने में के लिए वर्गीकृत होते हैं। केबल की अगला प्रश्न है, केबल की अंतरण आवरण ग्राइंडिंग डेड डैश द्वारा प्रदान करती है। सही उत्तर एक समान विभव प्रवणता प्रदान करती है। देखते हैं यहाँ पर केबल की अंतरण आवरण ग्राइंडिंग एक समान विभव प्रवणता प्रदान करती है। अगला प्रश्न। केबल के लिए ग्राइंडिंग डेड डैश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सही उत्तर आपका है, जो कि धारिता ग्राइंडिंग और इंटरशीथ ग्राइंडिंग प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि केबल के परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को केबल की ग्राइंडिंग कहा जाता है। यह धारिता ग्राइंडिंग और इंटरशीथ ग्राइंडिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, केबलों में अंतर कोष का कार्य क्या होता है। सही उत्तर जो कि प्रतिबल वितरित करना होता है। केबलों में अंतर कोष का कार्य प्रतिबल वितरित करना होता है। जिस भाषा में आर्मरी कहते हैं उसे मुख्यतः स्टील की बनी होती है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबलों में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है। सही उत्तर संश्लेषित फाइबर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि और यहाँ पर संसेचित पेपर का प्रयोग करते हैं, वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक का प्रयोग करते हैं, रबर खनिज यौगिक का प्रयोग हम करते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसा कि यहाँ पर भूमिगत केबलों में संसेचित फाइबर इंसुलेशन के लिए अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है, जबकि अन्य सभी संसेचित पेपर, वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक तथा रबर खनिज यौगिक महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, 1.5 वोल्ट के 4 समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, उनकी निर्गत वोल्टता होगी।
सयुत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, समांतर में आपका वोल्टेज जो है समान होता है, जो कि इसका 1.5 ही वोल्ट होगा। यहाँ पर फिर से एक बार बताते हैं, जैसे कि यदि सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तो उनमें वोल्टेज का मान लगभग समान रहता है, परंतु विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है क्योंकि समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं, फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर फार्मूले से आप जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्टेज तो यहाँ पर समांतर में समान रहता है और अगर सीरीज होता तो वोल्टेज सब जुड़ जाता। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी के निक्षेप के लिए कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होती है? सयुत्तर 1 × 10⁴ कूलाम की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.189 चांदी के निक्षेप के लिए 1 × 10⁴ कूलाम विद्युत मात्रा की आवश्यकता होती है। फार्मूला आपका दिया गया W बराबर जेड क्यों होता है, जहाँ की जेड आपका रासायनिक तुल्यांक होता है और EW आपका 108 यहाँ पर दिया गया, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सिंपल सा उत्तर निकल कर आ जाएगा, 1 × 10⁴ कूलाम इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और इसे तनिक भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं हर तरह के प्रश्नों को लेकर आता हूं, जो कि सभी लोग ऐसे प्रश्न नहीं करवाते हैं, सरल सरल ला के करवाते रहते हैं और उसी को बार बार पढ़ाते रहते हैं हर बैच में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता, हम हर तरह के प्रश्नों को लेते हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं लगातार वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम इसी तरह हम रोज़ 7 बजे सुबह ही वीडियो बनाकर आपके लिए लाते हैं, जो कि काफ़ी मेहनत पड़ती है ये वीडियो बनाने में। इसलिए लाइक तो ज़रूर कर दें, 2-4 फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट में किया जाता है? सयुच्चर ड्रम स्विच का प्रयोग हम करते हैं। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में सिंगल फेज मोटर द्वारा प्रचलित एक ड्रम स्विच प्रयोग किया जाता है, जो एक साथ कई परिपथों को एक नियत गति पर ऑन ऑफ करती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि नीचे किस प्रकार का स्विच दिया गया है? सयुत्तर सिंगल पोल डबल थ्रो यानी एकल ध्रुव द्विप्रवाह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच जो होता है, जो कि इस प्रकार होता है। यहाँ पर डबल पोल डबल थ्रो स्विच होता है, जो कि द्विप्रवाह होता है, और यहाँ पर ड्यूल पोल यानी डबल पोल सिंगल थ्रो यानी ध्रुव ध्रुव एकल प्रवाह होती है। और यहाँ पर इस प्रकार सिंगल पोल सिंगल थ्रो एकल ध्रुव एकल प्रवाह होती है। अगला प्रश्न, रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है? सयुत्तर जो कि नाइट लैंप में नहीं करते हैं, जबकि कूलर में करते हैं, पंखे में करते हैं, और आपका नाइट लैंप में नहीं करते हैं। चलिए, जैसा कि रोटरी स्विच का उपयोग कूलर, बिजली, पंखे इत्यादि में प्रयोग किया जाता है, जबकि नाइट लैंप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। रोटरी स्विच आवासीय क्षेत्रों में बहुतायत में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चित्र में दिए गए स्विच की पहचान करना है आपको। ये कौन सा चित्र है? सयुत्तर ये आपका इंटरमीडिएट स्विच होता है। चलिए देख लेते हैं एक बार, जो कि चित्र में दिया गया स्विच इंटरमीडिएट स्विच को दर्शाता है। इंटरमीडिएट स्विच वास्तव में दो ओर से नियंत्रित तथा संचालित युक्त परिपथ है, जो अनेक व्यावसायिक, रिहायशी, घरेलू अनुप्रयोगों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि पीक गुणांक को डेड डैश गुणांक भी कहा जाता है। सयुत्तर जो कि आयाम कहा जाता है। अल्टरनेटिव राशि के अधिकतम मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को पीक फैक्टर यानी एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहा जाता है। पीक फैक्टर बराबर अधिकतम मान बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा आरएमएस मान होता है, जो कि इस प्रकार आप मान रख के निकालेंगे, जो कि आपका √2 होता है, इसका मान 1.1414 होता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि फार्म फैक्टर किसका अनुपात होता है? आपको सभी को पता होना चाहिए। फार्म फैक्टर जो कि यहाँ पर
औसत यानी आपका आरएमएस मान बटे औसत मान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट में आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 50 चक्र प्रति सेकंड के दोलन का आवर्तकाल टी क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर आपका जैसे कि फ्रीक्वेंसी आपकी 50 दी गई है, यहाँ पर दोलन काल निकालना है, यानी कालांक निकालना है, तो टी बराबर 1/f होता है। यहाँ पर एफ के दर पर आपको 50 रखना, भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। इसी मिली सेकेंड में बदल लेंगे। उम्मीद है आप इतना तो कर ही लेंगे, क्योंकि इससे ही उच्च लेवल के प्रश्न आते हैं। ऐसे ही बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं, स्व उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व किस प्रकार उपलब्ध होता है। सही उत्तर, जो कि क्षेत्र वाइंडिंग यानी क्षेत्र कुंडलन, इसका राइट आंसर है। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व क्षेत्र कुंडलन यानी फील्ड वाइंडिंग पर उपलब्ध होता है। वाइंडिंग सामान्यतः एनिल्ड कॉपर की बनी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि इस प्रकार है। एक डीसी सीरीज जनरेटर जब लंबी संचरण लाइनों में सीरीज में जुड़ा होता है तो इसे कहा जाता है। सही उत्तर, बूस्टर कहते हैं। एक डीसी सीरीज जनरेटर जब एक लंबी संचरण लाइनों में सीरीज से जुड़ा हुआ होता है तो बूस्टर डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक यानी बूस्टर क्या कर सकता है। सही उत्तर, वोल्टापात की प्रतिपूर्ति करता है। डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग वितरण प्रणाली में बूस्टर के रूप में किया जाता है तथा यह वितरण लाइन में हुई वोल्टा ड्रॉप की पूर्ति को पूर्ण करता है। साथ ही ज्ञात रहे शंट जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत वितरण प्रणाली में आर्क वेल्डिंग, आर्क लाइटिंग और बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर, सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में आर्क वेल्डिंग, आर्क लाइटिंग और बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के लिए कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है। सही उत्तर, सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया और कुछ ओमिक ड्रॉप की वजह से आउटपुट वोल्टेज प्रेरित वोल्टेज से कम होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही उत्तर, सीरीज मोटर में। सीरीज मोटर में आपका डाइवर्टर का प्रयोग करते हैं। सीरीज जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग के समानांतर में रियोस्टेट लगाया जाता है, इसे डाइवर्टर कहते हैं। डाइवर्टर के कारण सीरीज फील्ड की करंट तथा विद्युत वाहक बल रेगुलेट होता है। इसका उपयोग गति को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरक समांतर में लगे हुए हैं, तो कुल प्रेरक क्या होगा। इसे आपको समांतर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार इसे जैसे कि 1/, यानी प्रेरकत्व इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, इस प्रकार फार्मूले पर मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे कि उत्तर निकल कर आ जाएगा, भाग देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर एल इक्विवेलेंट बराबर 0.747, जो कि यहाँ पर 0.6 मिली हेनरी से कम होगा। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा। दोस्तों, पहले जो सवाल आ जाए तो उसे आप कैलकुलेशन खुद से किया करें, तभी आप इसमें सवालों में सक्सेस हो पाएंगे और अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। प्रतिरोध आर के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल गुना का मान से n गुना कर दी जाए तो उसका मान कितना होगा। सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n²r इसका फार्मूला होता है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, आप इसे जल्दी से देख लें। और यहाँ पर जो कि r बराबर रो एल अपान फार्मूला होता है, समीकरण
इस तरह रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं समीकरण दूसरे पर, इसमें दोनों को हल करेंगे, भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आर बराबर R1 बराबर एन स्क्वायर आर होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनियमन होती है। सही उत्तर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि आपको दिया गया है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर वह मोटर होती है जिसमें फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार लगाई जाती है कि करंट की बहाव दोनों वाइंडिंग में वितरित, यानी फ्लक्स जो होती है, जो कि आपकी शंट माइनस सीरीज। इसलिए जब यह मोटर लोड किया जाता है तो आर्मेचर लाइन से अधिक करंट लेता है, जिसमें फील्ड कमज़ोर होगा, उससे चाल कम होगी, इसलिए यह निगेटिव ऋणात्मक विनियमन होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर कम आरंभिक टार्क स्थिर गति होती है। सही उत्तर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कम आरंभिक टार्क और गति होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर वह मोटर होती है जिसमें फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार की लगाई जाती है कि करंट बहाव की दिशा दोनों वाइंडिंग में वितरित होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी मोटर द्वारा उत्पन्न की गई सकल यांत्रिक शक्ति कब अधिकतम होती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ई बराबर ई विद्युत वाहक बल बराबर यहाँ पर वोल्टेज का आधा होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी मोटर द्वारा उत्पन्न की गई सकल अर्थात तुल्य यांत्रिक शक्ति सदैव ई बी बराबर V/2 अर्थात बैक EMF सदैव आरोपित वोल्टता के आधे के तुल्य होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न। प्रवर्तक यानी स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होता है। सही उत्तर आपका, जो कि स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू करने पर स्टार्टिंग में डीसी मोटर के द्वारा ली जाने वाली धारा का मान अधिक होता है, अतः स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि वायरिंग को नियंत्रित करने वाले मोटर आरंभक यानी स्टार्टर में आप पुश बटन डेड डैश के रूप में जुड़ा होता है। सही उत्तर नियंत्रण परिपथ में सीरीज में जुड़ा होता है। देख लेते हैं इस प्रकार, जो कि वायरिंग को नियंत्रित करने वाले मोटर आरंभिक स्टार्टर में आप पुश बटन नियंत्रण परिपथ में सीरीज में के रूप में जुड़ा होता है। स्टार्टर वास्तव में आरंभिक धारा को नियंत्रित करता है, क्योंकि शुरुआती पश्च विद्युत वाहक बल का मान आर्मेचर के सापेक्ष शून्य होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि संधि डायोड में होता है, आपको बताना है इसमें क्या होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर व्युत्क्रमी अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता घट जाती है। अगला, यहाँ पर पूरी व्याख्या फिर से एक बार देखते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। संधि डायोड में व्युत्क्रम अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय धारिता घट जाती है, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज में वृद्धि के साथ अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थों का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। सही उत्तर अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। देख लेते हैं पूरी जानकारी, जैसे कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम पदार्थों का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। इनकी डोपिंग कार्य करके डायोड, ट्रांजिस्टर, एसीआर, डायक आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है, इसका विन्यास जो होता है 284 होता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका विन्यास जो होता है 2 8 18 4 होता है। इसकी संयोजकता जो है, ये लास्ट वाली संख्या होती है 4, इसकी संयोजकता होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि इस प्रकार है, जब डायोड अग्र बायस है तो डेड डैश के समान होता है। सही उत्तर जबकि एक ऑन स्विच के समान होता है। देखते हैं यहाँ पर, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वह एक ऑन स्विच की तरह कार्य करता है। फॉरवर्ड बायस की अवस्था में पी और एन के मध्य अवरोधक यानी अर्थात बैरियर की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे यह एक लघु परिपथ की तरह कार्य करता है।
यहाँ पर देखते हैं जो कि रिवर्स बायस की अवस्था में इसके बैरियर की चौड़ाई बढ़ जाती है या खुला परिपथ की तरह कार्य करता है। इस अवस्था में डायोड आप स्विच की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि आर्मेचर नियंत्रण विधि में किसी डीसी शंट मोटर की गति डेड डैश बढ़ाई जा सकती है। सही उत्तर आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध को घटाकर इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। देखते हैं यहाँ पर जो कि आर्मेचर नियंत्रण विधि में किसी डीसी शंट मोटर की गति आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध घटाकर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका फार्मूला इस प्रकार है जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक लोडेड डीसी पार्श्व पथ यानी शंट मोटर की गति को डेड डैश द्वारा उसकी निर्धारित गति से कम किया जा सकता है। सही उत्तर आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध में वृद्धि करके गति को उसके द्वारा कम किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार, जो कि डीसी मोटर की गति को सामान्य गति से कम करने के लिए आर्मेचर सीरीज में अतिरिक्त परिवर्ती प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि डेड डैश में परिवर्तन होने से डीसी मोटर की गति में भिन्नता नहीं हो सकती है। सही उत्तर क्षेत्र कोट के स्तरण में नहीं होती है, हो सकती, जबकि और यहाँ पर देख देते हैं जो कि उपरोक्त विकल्पों में के अनुसार यदि डीसी मोटर के क्षेत्र कोड में स्तर स्थानांतरण में परिवर्तन करने पर उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि फार्मूला आपका यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इस प्रकार होता है, जहाँ की विद्युत वाहक बल बराबर यहाँ पर आपका होगा जैसे कि यहाँ पर के फाई ओमेगा एम होता है। इस प्रकार इस फार्मूले से आपका यहाँ पर पूरा मान आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य तक पहुंच जाता है तो इसकी गति डेड डैश तक पहुंच जाएगी। सही उत्तर अनंत तक पहुंच जाएगी, जो कि इस प्रकार फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में डायोड की संख्या कितनी होती है, जो कि 1 होती है, ब्रिज में 4 होती है, सेंटर टाइप में 2 होती है। यहाँ पर फिर से एक बार आपको बताते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में डायोड की संख्या 1 होती है तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड की संख्या 2 होती है और ब्रिज में डायोड की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक समान सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ कहलाता है। सही उत्तर फिल्टर कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक समान सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ फिल्टर कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर पूर्ण तरंग यानी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इसका प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताते हैं, पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्य सिरा युक्त मेन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। यह परिपथ फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है। अगला प्रश्न, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में निविष्ट जयाविक्री वोल्टेज की आवृत्ति एफ है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति कितनी होगी? सही उत्तर जो कि 2 फ्रीक्वेंसी यानी डबल फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। फुल वेव तथा सेतु डिस्टकारी की न्यूनतम उर्मिका आवृत्ति जो होती है डबल होती है। हाफ वेव में देख सकते हैं जो कि उर्मिका आवृत्ति एफ होती है। फुल वेव में सेतु यानी ब्रिज डिस्टकारी की अधिकतम दक्षता जो होती है 81.2 होती है। हाफ वेव में देख सकते हैं इसकी दक्षता अधिकतम दक्षता 40.6 होती है। आला फुल वेव तथा सेतु यानी ब्रिज डिस्टकारी की उर्मिका गुणांक यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया है, 0.482 होता है। फॉर्म फैक्टर आपका होता है 1.11 होता है। हाफ वेव का उर्मिका घटक 1.21 होता है और हाफ वेव तथा ब्रिज डिस्टकारी का पीआईवी यानी पीक यूनिवर्स वोल्टेज इस प्रकार होता है। फुल वेव को यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उच्च आवृत्तियों पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कोर का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि वायु कोर प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अति उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए एयर यानी वायु कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें भंवर धाराएं हानि कम होती हैं। अगला प्रश्न, सेल टाइप ट्रांसफार्मर कितने लिम्ब होते हैं? सही उत्तर 3 लिम्ब होते हैं। देखते हैं यहाँ पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर
में लिंब की संख्या 3 होती है। यह आकृति के होते हैं और यह आई आकृति के होते हैं। 2 चुंबकीय पात होते हैं लेकिन सर्किट में एक ही होता है। यह स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार से काम करते हैं। अगला प्रश्न, सेल टाइप ट्रांसफार्मर चुंबकीय पथ की संख्या डैश होती है। सही उत्तर 2 होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के केंद्रीय अंगों पर रखा जाता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में 2 चुंबकीय पाथ होते हैं लेकिन चुंबकीय सर्किट एक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होगा। सही उत्तर कम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं पूरी जानकारी, जो कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा कोर टाइप ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि निम्न विकल्पों में से कौन सा प्रतीक कोष प्रारूप परिणामित्र के लिए प्रयुक्त एफ एंड एफ प्रकार की क्रोड आकृति को दर्शाती है। सही उत्तर जो कि ए सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ए आपका एफ एंड एफ होता है। यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे कि पूरी ऑप्शन सहित। यहाँ पर ऑप्शन ए में तो एफ प्रकार के होते हैं। दूसरा जो है बी नंबर वाला ये टी यू प्रकार का है। तीसरा जो आपका तीसरा जो है जो आपका ये ई प्रकार का है, जो कि ई प्रकार का देख सकते हैं ये बना हुआ है। और चौथा जो आपका है ई टी प्रकार का है, जो कि ये ई बना है, यहाँ पर ई टी इस प्रकार का बना हुआ है। चलिए इस प्रकार आपके ये सारे मान लो व्याख्या हो गई। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिर और परिवर्ती लोड लाइन भिन्न रहती है जब। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर जो कि निर्गत पर कपलिंग संधारित्र एक प्रतिरोध भार लगा हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जैसा कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिर और परिवर्ती लोड लाइन भिन्न रहती है जब निर्गत पर कपलिंग संधारित्र कैपेसिटर में एक प्रतिरोधक भार लगा हुआ होता है तो प्रत्यावर्ती सिग्नल प्रयुक्त करने पर बेस धारा कलेक्टर धारा तथा बेस कलेक्टर वोल्टेज में बहुत शीघ्र से परिवर्तित होते रहे और अर्थात एसी पर यह कैपेसिटर लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है तथा आउटपुट धारा प्रतिरोध आर में प्रवाहित होती है। इस प्रकार का इनपुट सिग्नल प्रयुक्त करने की प्रवर्ती एसी प्रतिरोध पर कई नई लोड लाइन खींची जा सकती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं यह लोड लाइन एसी लोड लाइन कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि एक स्वाभाषित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के डैश स्थिरता प्रदान करता है। सही उत्तर संग्राहक धारा स्थिरता प्रदान करता है। देख लेते हैं यहाँ पर जो कि एक स्वाभाषित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के संग्राहक धारा को स्थिरता प्रदान करता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वक्रों के परिवार पर चित्रित भार के सिरे को दर्शाते हैं। सही उत्तर संतृप्तता एवं कटाव क्षेत्र को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं मैं आपको वक्रों के परिवार पर चित्रित भार के सिरे संतृप्तता एवं कटाव क्षेत्र दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी इस समय जो भर्तियां चल रही हैं ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चाहे आपका बिहार में जो विद्युत विभाग में भर्ती आई हुई है, पंजाब पीसीएल में जो भर्ती आई हुई है और एमपी में जो विद्युत विभाग में भर्ती आ चुकी है, महाराष्ट्र में आ चुकी है, यूपी मेट्रो और आपका यूपी पीसीएल TG2 आने वाली भर्ती है, इन सभी भर्तियों के लिए ये आपका इलेक्ट्रीशियन रामबाण की तरह साबित होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, जो कि हमने सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया हो। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तन कुंडली यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग डैश होती है जबकि मुख्य कुंडली डैश होती है। सही उत्तर अत्यधिक प्रतिरोधी तथा और जबकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और जबकि मुख्य वाइंडिंग जो होती है अत्यधिक प्रतिघाती होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के
प्रवर्तन कुंडली यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जबकि मुख्य वाइंडिंग अत्यधिक प्रतिघाती होती है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप्ड फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है? सही उत्तर उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकी प्रतिघात होता है। चलिए, जैसा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप्ड फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात रहता है, जबकि रनिंग अथवा मेन वाइंडिंग निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात होता है रनिंग वाइंडिंग में। अगला प्रश्न, स्लिप्ड फेज मोटर की आवश्यकता होती है? सही उत्तर सिंगल फेज एसी परिपथ के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं, स्लिप्ड फेज मोटर सिंगल फेज डीसी परिपथ के लिए आवश्यक है। स्लिप्ड फेज द्वारा फेज एंगल दिया जाता है जो पावर फैक्टर को सुधारता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, स्लिप्ड फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट सप्लाई वोल्टेज के लगभग कितना विलंबन करता है? सही उत्तर 90 डिग्री। देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि इसकी पूरी व्याख्या। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में समांतर में लगे स्टेटर के दो सेट होते हैं, एक को मेन वाइंडिंग और दूसरी को स्टार्टिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। इन दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री इलेक्ट्रिक पर रखा जाता है। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टिव स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच किससे जुड़ा होता है? सही उत्तर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अपकेंद्री स्विच संधारित्र तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज क्रम में संयोजित रहता है। ज्ञात रहे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अपकेंद्री स्विच द्वारा मशीन के 70 से 80% गति पृथक कर दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एससीआर को डेड डैश भी कहा जाता है। एससीआर को आपको थायरिस्टर कहते हैं। एससीआर के बारे में यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा, जैसे कि एससीआर को थायरिस्टर भी कहा जाता है। थायरिस्टर सिलिकॉन की अर्धचालक इकाई होती है और थायरिस्टर चार या इससे अधिक अर्धचालक खंडों में निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधियों में निर्मित 2 या अधिक टर्मिनल वाली संरचना होती है। इसकी आंतरिक संरचना ऐसी होती है कि विशेष अभिनति स्थिति में यह आप स्थिति को आन स्थिति में आकर कार्यरत होती है तथा इसे आवश्यकता अनुसार पुनः आप स्थिति में भी लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर की एक युक्ति है? सही उत्तर विस्थापन। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर का उपयोग विस्थापन मापने में किया जाता है। रैखिक परिवर्ती विभेदक यानी एलवीडीटी ट्रांसफार्मर को आउटपुट वोल्टेज सीमित रेंज में विस्थापन का रेखीय फंक्शन होता है। आउटपुट वोल्टेज का क्रोड के विस्थापन के साथ परिवर्तनशील प्रदर्शित किया जाता है। सूक्ष्म विस्थापनों के लिए वक्र लगभग सरल होता है। अगला प्रश्न हमारा फिर से दिया गया है एससीआर के बारे में। एससीआर में टर्मिनल होते हैं। सही उत्तर एनोड कैथोड गेट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एससीआर में टर्मिनल जो होते हैं एनोड कैथोड और गेट होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, इसका सिंबल भी आप देख लीजिएगा, जो कि एससीआर के बारे में और जानकारी देखते हैं। एससीआर चार सिलिकॉन अर्धखंडों में निर्मित 3 पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल युक्ति है। इसमें प्रवाहित धारा 2 प्रकार की होती है, लैचिंग धारा तथा यहाँ पर होल्डिंग करंट यानी होल्डिंग धारा यानी धारण धारा कहलाती है। देख लेते हैं, लैचिंग धारा का मान होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है। एससीआर में टर्न ऑन प्रोसेस को ट्रिगरिंग तथा टर्न ऑफ प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक इंडक्शन मशीन के लिए शून्य भार सर्पण डेड डैश होता है। सही उत्तर 1% से कम होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि एक इंडक्शन मशीन के लिए शून्य भार सिर्फ 1% से कम होती है। एक इंडक्शन मोटर हेतु मोटर की घूर्णी गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति से कम होती है। इसका मान स्टेटर की सिंक्रोनस गति से सदैव कम रहता है। अगला प्रश्न,
इंडक्शन मोटर में इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? संयुक्त सापेक्ष गति या स्लिप गति पर निर्भर करती है। देखते हैं यहाँ पर जो कि इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति सापेक्ष गति या स्लिप गति पर निर्भर करती है, जो कि इस प्रकार स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपन एन एस गुणे 100 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप डेड डैश होगी। सही उत्तर, जब स्लिप शून्य होगी तब इसके समान होगी। यहाँ पर देख लेते हैं पूरी व्याख्या। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप शून्य हो जाएगी, जहाँ समकालिक गति से तात्पर्य किसी भी समय सापेक्ष मशीन का एक समान गति प्रदर्शित करना होता है। साथ ही ज्ञात रहे इंडक्शन मोटर स्लिप के आधार पर मोटरिंग मोड यानी इकाई से कम, जनरेटिंग मोड जो है ऋणात्मक मान तथा ब्रेकिंग मोड जो है इकाई से अधिक में कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 3% तथा चुंबकीय क्षेत्र एवं रोटर के बीच तुलनात्मक गति क्या है होगी। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया गया, आवृत्ति दी गई, पोल दिए गए, यहाँ पर स्लिप भी दी गई, यहाँ पर आपको गति निकालना है। फार्मूला आपका होता है जो कि इस प्रकार, इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका एन एस आपकी सिंक्रोनस स्पीड निकल कर आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर रखना है, जो कि यहाँ पर स्लिप का मान रखेंगे, सिंक्रोनस स्पीड रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 970 आरपीएम आएगा। फिर इसके बाद दोनों को घटा देंगे तो आपका यहाँ पर 30 आरपीएम हो जाएगा। इसका सही उत्तर, दोनों का अंतर जो है आपका 30 आरपीएम राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार है, जैसे कि वायरिंग प्रणालियों में सबसे सस्ता और आसान तरीका डेड डैश है। सही उत्तर, जो कि क्लिप वायरिंग सबसे आसान अच्छी मतलब सबसे टेम्परेरी वायरिंग होती है, इसे कहीं भी आप लगा सकते हैं और इसे आप निकाल भी सकते हैं जल्दी से। जो कि क्लिप तार स्थापन प्रणाली अस्थायी प्रकार की स्थापन प्रणाली है। इस तार प्रणाली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर भविष्य में तार स्थापन प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इस तार स्थापन प्रणाली निम्न लाभ व हानि होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि तार स्थापन की यह प्रणाली सबसे सरल व सस्ती होती है और इसमें केबलों को आसानी से लगाया व निकाला जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर केबलों को ढांचा बदला व बढ़ाया जा सकता है और यह प्रणाली अस्थायी तथा जल्दी खराब होने वाला होता है। यह तार स्थापन प्रणाली को देखने में अच्छी नहीं होती है और इसमें केबल के खुले में होने के कारण इसमें यांत्रिक क्षति पहुंच सकती है। अगला पॉइंट है जो कि इस प्रकार है, यह तार स्थापन प्रणाली धुआं, तेल व नमी युक्त वाले स्थानों में जल्दी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न, बीआईएस के अनुसार फर्श में स्विच बोर्ड की ऊंचाई डेड डैश होनी चाहिए। सही उत्तर, 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि बीआईएस के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर रखी जाती है। बीआईएस का जो पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है और यह भारत के एक मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है। जैसे कि स्विच बोर्ड की चौड़ाई उस पर लगाए जाने वाले स्विच सॉकेट की संख्या तथा पंखे नियोजकों की लंबाई व व्यवस्था व पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह 10x18 सेंटीमीटर से लेकर आपका 45 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर तक विभिन्न मापों में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न, बीआईएस के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज पर ड्रॉप डेड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर बीआईएस का जो पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। यह भारत की एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जो 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। इसके अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टापात कमान प्रकाश पंखा परिपथ के लिए प्लस मतलब 2% प्लस 1 यानी 3% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा शक्ति भार के
इसका मान प्रदाय वोल्टता का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजितता में चालित समकालिक मोटर की गति की आर्मेचर डैश डैश है। सही उत्तर जैसे कि अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि नो लोड की स्थिति में अति उत्तेजकता में चालित समकालिक की मोटर की आर्मेचर धारा अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे इस स्थिति में यह सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति कार्य करती है। अगला प्रश्न, शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। सही उत्तर क्षेत्र उत्तेजन को बदलकर बदला जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र यानी फील्ड उत्तेजना को बदलकर मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित यानी एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक डैश डैश होगा। सही उत्तर अग्रगामी होगी। अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर अग्रगामी पर चलती है। निम्न अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर यानी पश्चिगामी पर चलती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समान उत्तेजना पर तुल्यकालिक मोटर डैश डैश पर लेता है। सही उत्तर न्यूनतम धारा और इकाई पावर फैक्टर देती है। देख लेते हैं यहाँ पर, समान उत्तेजना हेतु एक तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम धारा इकाई शक्ति गुणांक होती है। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि एक तुल्यकालिक मोटर स्वतः चालित नहीं होती है और इसका पावर फैक्टर इकाई पश्चिगामी एवं अनुगामी संभव है। अगला प्रश्न, एक तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोपान कर्षण में विफल होगा। सही उत्तर अत्यधिक भार में विफल होगा। एक तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर अत्यधिक भार अवस्था में सोपान कर्षण में विफल होता है। तुल्यकालिक मोटर नियत गति की मोटर होती है जिसे डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है, जहां एसी को डीसी दोनों पर सप्लाई प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, टार्क ऑफ ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। यहाँ पर आपको बताना है डीसी मोटर की जो टार्क होता है किसने प्रोपोर्शनल होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए, डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। सही उत्तर आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा में बदलने से किया जाता है। देख लेते हैं, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने में किया जाता है। यदि डीसी मोटर में क्षेत्र धारा यानी फील्ड करंट तथा आर्मेचर धारा यानी आर्मेचर करंट को एक साथ विपरीत किया जाए तो मोटर की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, इसमें दिशा नहीं बदलेगी। अगर आपको यानी दोनों में से किसी एक को बदल देंगे तो आपकी गति बदल जाएगी। अगला प्रश्न, स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है, आपको बताना है कितने प्लेटों की संख्या होती है। 2 होती है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होती है जिस पर बेयरिंग लगे होते हैं तथा जिनमें आर्मेचर शाफ्ट लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आपके लिए। आपका कोई भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हो, जैसा कि यहाँ पर सेल, डीआरडीओ, इसरो और स्टेट लेवल की जो विद्युत विभाग में भर्ती आती हैं, जैसे कि यूपी पीसीएलटी टू महाराष्ट्र में जो विद्युत विभाग में भर्ती आई है, उसके लिए पंजाब में जो आ चुकी है, बिहार में तो चल रही थी लेकिन स्थगित कर दी गई है वो भर्ती। 1-1.5 महीने बाद वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन सभी का तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और इलेक्ट्रीशियन के लिए तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, जो कि हम हर तरह के प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको 2024 में सिलेक्शन लेना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा और यहाँ पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी से, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। इसलिए आप चैनल से तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए, डीसी जनरेटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने का कारण क्या है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्रशों में अधिक तनाव होगा तो सतह घिस जाएगी, जो कि यहाँ पर कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं।
चलिए, डीसी जनरेटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं तथा जनरेटर में लोड बढ़ाने पर गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि वाइंडिंग प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि बांस का प्रयोग हम करते हैं। वाइंडिंग प्रक्रिया में बांस पदार्थ वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में बनाई गई संरचना जो लीकिंग ऑफ मैग्नीशियम का कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है जो आंतरिक सतह में संबंधित रहती है। अगला प्रश्न अर्ध कुंडली संयोजन में 28 स्लॉट और 14 पोल 14 कुंडलियों वाले छत पंखे के लिए स्लॉट की गणना कीजिए। सही उत्तर 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अर्ध कुंडली संयोजन में 28 स्लॉट 14 पोल और 14 कुंडलियों वाले छत के पंखे के लिए स्लॉट की दूरी जो है 90 डिग्री होती है। 4 ध्रुव यानी 4 पोल वाली मोटर की कुल डिग्री विद्युत डिग्री डैश डैश है। सिंपल सा है ये। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे पोल बटे 2 गुणे यांत्रिक डिग्री। यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका 720 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं लैप पॉइंटिंग में समांतर पथ की संख्या हमेशा होती है। सही उत्तर पोल की संख्या के समान होती है। समांतर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के समान होती है, परंतु वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। अगला प्रश्न 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या क्या है। सही उत्तर 4 पोल के लिए अब डुप्लेक्स के लिए 8 होती है। मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या गुणे प्लेक्स की संख्या होती है, जो कि इस प्रकार रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है एक सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है जब डैश डैश वाइंडिंग कहलाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि ऑप्शन नंबर डी पुल इन और होल्ड आउट होता है इसका सही उत्तर। यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ जो कि एक सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है। यह कुंडलियाँ पुल इन और पुल आउट कहलाती हैं। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन करना है। सही उत्तर वोल्टेज में परिवर्तन करना होता है। यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का मूल कार्य वोल्टेज तथा धारा में परिवर्तन करना होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि 2 ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। सही उत्तर प्रति इकाई प्रतिबाधा का सहभाजन करेंगे। यदि 2 समांतर ट्रांसफार्मर पैरेलल में चल रहे हैं तो प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। अगला प्रश्न स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति डैश डैश में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। सही उत्तर आवृत्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। चलिए अगला प्रश्न बिना आवृत्ति के बदले एक परिपथ को दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। जैसा कि वह अग्र वोल्टेज जिस पर डायोड में धारा अचानक बढ़ने लगती है उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर जन्म वोल्टता कहते हैं यानी नी वोल्टता कहते हैं। देख लेते हैं वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को संचालित करने के लिए आवश्यक है उसे नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अगला है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट डैश डैश क्रम में होता है। सही उत्तर माइक्रो एम्पियर में होता है। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट का कम माइक्रो एम्पियर में होता है तथा सिलिकॉन डायोड के लिए रिवर्स करंट मिली एम्पियर में होता है। अगला प्रश्न यदि पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल बैटरी के निगेटिव किनारे से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव सिरे किनारे से जुड़ा हुआ है तो इसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर उल्टा झुकाव यानी रिवर्स बायसिंग कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं रिवर्स बायसिंग में जो होता है जब पीएन जंक्शन का पी सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तथा एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ होता है तो इस अवस्था में रिवर्स बायसिंग कहलाती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो होता है जब
पीएन जंक्शन पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स और एन सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, एक पीएन संधि अग्र अभिनत होने पर क्या होता है? सही उत्तर, अवक्षय क्षेत्र घटता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक पीएन डायोड के अग्र अभिनत होने के स्थिति में दोनों के बीच अवक्षय परत घट जाती है तथा उसमें त्वरित चालन का गुण आ जाता है, जिससे इसका सापेक्ष प्रतिरोध घट जाता है। अगला प्रश्न, हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर देख लेते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है जब, सही उत्तर, जब फॉरवर्ड बायस में होता है यह आपका कार्य करता है, एक यहाँ पर बंद स्विच की तरह। एक पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में तब कार्य करता है जब फॉरवर्ड बायस में होता है। साथ ही यह खुले स्विच की भांति कार्य करता है जब यह रिवर्स बायस में होता है। याद रहे, पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में स्थिति में डायोड को पी बैटरी के धनात्मक से तथा एन बैटरी के ऋणात्मक से जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।